हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आप सभी इस समय जो भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारी है उस पर प्रतिदिन खबरें देख रहे हैं और इसी बीच बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश एक बार फिर से 2 दिनों के रायपुर दौरे पर हैं और अगले साल चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ ये दौरे होते रहेंगे। मतलब साफ है, 2023 की तैयारी को दोनों दल पूरी तरह जमीन पर पुख्ता कर लेना चाहते हैं। एक तरफ पार्टी की जमीन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है तो दूसरी ओर सरकार पर हमला करने की रणनीति भी बन रही। आगामी 7 मार्च से विधानसभा का सत्र है तो पुरंदेश्वरी के इस दौरे के कई मायने हैं। सत्र की तैयारी, चुनाव की तैयारी, संगठन की मजबूती। रायपुर पहुंचते ही डी पुरंदेश्वरी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। कहा कि भाजपा विधानसभा में सरकार से सवाल पूछने वाली। इधर सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है हर सवाल का जवाब तैयार है, बीजेपी अपने सवालों के साथ आए। चलिए इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लें आप। 7 मार्च से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र से पहले फिर एक्शन में पुरंदेश्वरी। करीब एक पखवाड़े के भीतर बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आई हैं। इससे पहले 20 फरवरी को 3 दिन के बस्तर दौरे पर रही पुरंदेश्वरी बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर समेत 5 आदिवासी जिलों में पार्टी की जमीनी हकीकत को जानने और आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश कर चुकी हैं और अब वो 2 दिनों तक रायपुर में विधायक, सांसद के अलावा संगठन के प्रदेश महामंत्री समेत कोर कमेटी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करने जा रही है। बजट सत्र से पहले पुरंदेश्वरी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी की रणनीति एक और अपनी खोई राजनीतिक जमीन को वापस पाने की है, वहीं सरकार पर हमलावर होकर उसे घेरने की भी है। इसलिए रायपुर पहुंचते ही डी पुरंदेश्वरी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य की सरकार ने जनता को नजरअंदाज किया है, लिहाजा बीजेपी विधायक विधानसभा में सरकार को घेरेंगे। प्रजा के प्रति जो अनदेखी हो रही है वो सब उठाएंगे। हमारे विधायक तो they are capable and they are active, so we will definitely raise the issues that have been affecting the people in the state of Chhattisgarh. डी पुरंदेश्वरी के बयान से साफ है कि आगामी विधानसभा सत्र हंगामेदार होने वाली है। बीजेपी अपने तरकश में आरोपों के तीर जुटा रही है। इसमें धान, किसान, नशा, अपराध, धर्मांतरण और माफिया राज जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार भी अपनी तैयारी को लेकर आश्वस्त है। धान और किसान के मुद्दे पर उसके पास माकूल जवाब है, वहीं बाकी मुद्दों पर बीजेपी शासनकाल के आंकड़े के जरिए ही जवाब देने की तैयारी है। वो उनकी पार्टी में छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं और यदि मान लो किसी विषय के बारे में अपने विधायकों को बोलकर कुछ यदि वो प्रश्न उठाना चाहती है तो कर सकती हैं, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा सत्र 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है और उसके ठीक 2 दिन पहले डी पुरंदेश्वरी का ऐलान बता रहा है कि विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार होगा। बीजेपी आर पार की लड़ाई के मूड में है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर मुद्दों पर जवाब देने की तैयारी में है। अब सवाल ये है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो दोनों दलों के पास, दोनों पक्षों के पास में अब कम वक्त बचा है। एक तरफ जहां संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है, अपनी पार्टी से लोगों को जोड़ने के कैंपेन में लक्ष्य से बड़ा लक्ष्य तय कर रही है, जिस पर हमने बातचीत की। तो अब भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी भी पूरी तैयारी में है कि एक तो विपक्ष जितनी भी संख्या में सदन के भीतर मौजूद है वो अपनी पूरी ताकत के साथ सरकार को घेर सके और सवाल पूछ सके। चलिए दोनों पक्षों के नेता हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करके समझते हैं कि क्या रणनीति है और किस तरह की तैयारी, और ये जो खास तौर पर दौरे और उनकी सक्रियता बढ़ रही है आलाकमान की तरफ से नेताओं की, प्रभारी की, उसके क्या मायने। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रीचंद सुंदरानी साहब जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। श्रीचंद सुंदरानी साहब, एक बार फिर से प्रभारी ने आते ही साथ ये कहा है कि बीजेपी के हर एक विधायक कैपेबल हैं सदन के भीतर जवाब देने के लिए। तो अब की बार का ये दौरा क्या सदन के भीतर की रणनीति बनाने के लिए, क्योंकि अब की बार का जो कुछ भी सत्र है वो हंगामेदार रहेगा, इस बात के आसार है। दूसरा,
जो पिछले बार के टारगेट थे, क्या उसकी समीक्षा होनी? देखिए, निश्चित रूप से सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। कोर ग्रुप की बैठक भी करेंगी, विधायक और सांसदों की बैठक में भी वो रहेंगी, और विधानसभा के अंदर घेरने की बात जहां तक है, निश्चित रूप से हमारे विधायकों ने बहुत सारे प्रश्न लगाए हैं। जनहित से जुड़े, जनता के हित से जुड़े मुद्दों को उठाने की बात भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं सदन को फेस करने से पीछे हटती है। बजट सत्र होता था, मैं स्वयं विधायक रहा हूं, 40-45 दिन का बजट सत्र होता था, 27-28 बैठकें होती थी। तो आज इन्होंने छोटा कर दिया सत्र को, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे न उठा पाए, क्योंकि इनके खिलाफ मुद्दे बहुत हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में, नशाखोरी का मुद्दा है, कहीं न कहीं अवैध शराब की बिक्री छत्तीसगढ़ में हो रही है। सरकारी दुकानों में 2 प्रकार की पेटियां रखी जाती है, एक में जो एक्साइज पटा हुआ और एक ऐसा जो अवैध रूप से शराब आता है। बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी पूरे छत्तीसगढ़ में फैल रही है। तो कहीं न कहीं ये सारे मुद्दे हमारे पास है। धर्मांतरण का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण का। धर्मांतरण के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी आंखें बंद करके सरकार चला रही है। भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। कवर्धा का मुद्दा आपने देखा। इसके अलावा बस्तर में भी आज आदिवासी क्षेत्रों में, या सरगुजा की बात करें, बस्तर की बात करें, सर्व आदिवासी समाज सड़क पे लड़ रहा है। तो कहीं न कहीं आदिवासी समाज भी इनसे खुश नहीं है। ये सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुखरता से घेरेगी सदन के अंदर। हम संख्या बल में निश्चित रूप से 14 हैं, लेकिन हमारे 14 विधायक इनके 70 विधायकों पे भारी पड़ेंगे। निश्चित रूप से आने वाले सत्र में देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर भी लड़ेगी, सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारा संगठन मजबूती के साथ सरकार को उखाड़ने में लगा हुआ है, और हमारा लक्ष्य है, लेकिन सुंदरानी साहब इसके लिए लगी हुई है। और शिव प्रकाश जी, सुंदरानी साहब, आप जिस मजबूती की बात कर रहे हैं, उन्हीं प्रभारी ने अपने पिछले दौरों में कहा है कि अब आप अपने शैल से बाहर निकलें। उन्हीं प्रभारी ने कहा है कि अब आपको अपनी ताकत को ज़मीन के ऊपर दिखाना पड़ेगा। उन्हीं प्रभारी ने हर बार आकर के कुछ एजेंडे, कुछ मुद्दे सेट किए, ख़ास तौर पर जब वे उपचुनाव के दौरान या नगरीय निकाय चुनाव के दौरान नहीं चले, तो इस पर सत्ता पक्ष ने जमकर पलटवार किया कि जिन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि हम विधानसभा चुनाव के समय घेरें, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे धर्मांतरण हो, वो मुद्दे आपके निकाय चुनाव तक में फेल हो गए। अब आप क्या उन्हीं पर दांव लगाएंगे? क्या आप उन्हीं पर घेरने का प्रयास करेंगे? आदरणीय पुनीत जी, कोई मुद्दे हमारे फेल नहीं हुए। कहीं न कहीं सत्ता बल और धन बल के आगे हम निश्चित रूप से नगरीय निकाय के चुनाव में हम पराजित हुए, लेकिन जनता का समर्थन हमारे साथ था। जब सरकार और धन बल दोनों एक साथ हो जाएं, प्रशासन तंत्र अगर इस चुनाव में लग जाए, छोटे चुनाव होते हैं डॉक्टर आदरणीय पुनीत जी, तो उसका इफेक्ट तो होता है, निश्चित रूप से होता है। और ये मदमस्त हाथी पे सवार रहें, मुगालते में रहें कि जनता इनके साथ है, लेकिन जनता के बीच में इनका आधार समाप्त हो गया है। और निश्चित मानिएगा, चाहे वो गोबर की बात करें, चाहे किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो पैसा दे रहे हैं, जो या गरीब मजदूरों को जो राशि दे रहे हैं राजीव गांधी न्याय योजना के तहत, इनका कोई विशेष असर इसलिए नहीं हो रहा है कि धान खरीदते हैं और एक साल में 4 किस्तों में पैसा देते हैं। कई बार तो मैं तो देख रहा हूं, पिछले साल जो दिसंबर में किसानों ने धान बेचा था, उसका भी राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 4 किस्तें मिल नहीं पाई, अभी 1 किस्त लगभग बाकी है। तो इनके पास खजाना खाली है, 51,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने। चलिए, खैर, इसको लेकर उनके तर्क अलग हैं और उनके तर्क आपको पता है। 2-3 उदाहरण दूंगा अपने छोटे उदाहरण। मैं आपके पास आता हूँ, एक मिनट आता हूँ जी। 2-3 जी, कह लीजिए। जी।
आदरणीय पुनीत जी, एक्सप्रेस वे बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, 300 से अधिक करोड़ का वो एक्सप्रेस वे था। एक एक्सीडेंट हुआ था, उसको इन्होंने पूरा खोद के रख दिया। 3.25 साल सरकार के हो गए, लेकिन वो एक्सप्रेस वे का निर्माण नहीं कर पाए। अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शुरू हुए थे, हमने 18 महीने में एक्सप्रेस वे को तैयार किया था। अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज का लोकार्पण अभी तक ये सरकार नहीं कर पाई, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था। इन्होंने स्काई वॉक के मामले में बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था 3.25 साल पहले। आज उस स्काई वॉक को न तोड़ पा रहे, न रख पा रहे, न कोई निर्णय ले पा रहे। ये अनिर्णय वाली स्थिति है। नई राजधानी में किसान इनके खिलाफ खड़ा हो गया है पूरी तरह से, लेकिन चलिए ठीक है, मैं जरा इन बातों के उत्तर भी ले लेता हूं। सुंदरानी साहब, मुख्यमंत्री विनय जायसवाल जी, डॉक्टर विनय जायसवाल जी, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय जी, स्वागत है आपका चर्चा में। डी पुरंदेश्वरी ने आते ही साथ कहा कि सदन के भीतर कांग्रेस पार्टी को घेरने, सत्ता पक्ष को घेरने बीजेपी के पास में मुद्दों की कमी नहीं है। श्रीचंद सुंदरानी साहब यहाँ बने हुए हैं, वो भी कहते हैं कि जितने भी काम सरकार गिनाती है उनकी नाकामयाबी बीजेपी और लोगों के सामने है, और इन पर वो सदन और सड़क दोनों जगह जमकर घेराव करेंगे। यानी 23 के पहले जनता पूरी तरह से इन मुद्दों के ऊपर बीजेपी का साथ देगी। क्या कहते हैं आप? पुनीत जी, सबसे पहले तो श्री सुंदरानी जी की बात में सुन रहा था। विडंबना यह है पुनीत जी कि जब भी इनकी जो राष्ट्रीय नेता है और छत्तीसगढ़ की प्रभारी है पुरंदेश्वरी जी, छत्तीसगढ़ जब भी इनका आगमन होता है, वो जितने भी जो 3 चुनाव हुए उनकी बात उस समय वो आई, ये पूरे जोश खरोश में थे। नगर निगम का जो मुख्य चुनाव हुआ उस समय वो आती है। इसके बाद फिर जो बाद में भी जो नगर निकायों का जो चुनाव है, बार बार ये दावे करती है आके और नेताओं के साथ कि भारतीय जनता पार्टी करारा जवाब देने वाली है, सड़क पे जवाब देने वाली है और सदन में जवाब देने वाली है। हर जगह जो पुरंदेश्वरी जी देखती हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का आज का जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से माननीय भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है। अभी सुंदरानी जी बोल रहे थे, आप मेरे को ये बताइए पुनीत जी, इनके पास आज मुद्दा क्या है? अभी सुंदरानी जी स्वयं कबूल रहे थे, इस बात को बोल रहे थे कि जो सरकार है वो 4 किस्तों में किसान को फायदा पहुंचा रही है। किसान का जो बोनस है 2500 रुपए समर्थन मूल्य है, जो पूरे देश में केवल छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, वो देने का काम करें। स्वयं ये उस चीज को मान रहे हैं। जरूर ये विपक्ष का अपना धर्म निभा रहा है कि 4 किस्त में दे रही है, कभी लेट हो जा रहा है, कभी 1 किस्त बच जा रहा है। अरे आप ये बताइए, पूरे 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसान किस तरह से आपकी सरकार में लाचार थे। आप बोलते हैं कि कर्जा माफ सभी बैंकों का नहीं की। अरे 10,000 करोड़ का कर्जा आते के साथ पूरे देश में अगर माफ करने वाली कोई सरकार है तो भूपेश बघेल जी की सरकार है। खेतिहर मजदूरों की बात करें, अभी जो न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत खेतिहर मजदूरों को जो 7,000 रुपए साल देने का जो मेहनती जो योजना है, जिसमें सारे के सारे जो खेतिहर मजदूर है वो भी सशक्त हो रहे हैं। मनरेगा में जो टोटल लॉकडाउन में अगर देखें तो पूरे देश में मनरेगा का जो प्रदर्शन था छत्तीसगढ़ में 1 नंबर का था। पूरे नगरीय निकायों की बात करें, स्वच्छता सर्वेक्षण में इनका, केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पे आया है। ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आज सुंदरानी जी इस बात को समझ रहे हैं, पुरंदेश्वरी जी भी समझ रहे हैं कि इनके जितने भी नेता थे 15 साल में जो सड़ांध पैदा किए छत्तीसगढ़ में, आज पुरंदेश्वरी जी जब भी यहाँ बस्तर का दौरा करती है, किसी भी नेता को, रमन सिंह जी की बात करें, मेघवाल जी की बात करें, इनके जितने भी शीर्ष स्तर के इनके जो नेता है, उनको अपने साथ रखना पसंद नहीं कर रही है। ये स्थिति है पुनीत जी, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से सुंदरानी साहब उत्तर देना चाहेंगे, मजबूर है। उत्तर देना चाहेंगे इन बातों के। 3 प्रमुख बातें उन्होंने की कि खुद प्रभारी जो है अपने साथ नेताओं को रखना पसंद नहीं कर रही, वो स्वयं विश्वास नहीं कर पा रही, तो बाकी लोग कैसे करेंगे? देखिए, आदरणीय पुरंदेश्वरी जी 3 दिवसीय बस्तर के प्रवास में थी। बस्तर के सभी बड़े नेता उनके साथ थे। आज भी वो बैठक कर रही हैं प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ। कल वो कोर ग्रुप की बैठक में रहेंगी, सांसद और विधायकों से बात करेगी। लगातार वो दौरा कर रही है छत्तीसगढ़ में। पुरंदेश्वरी जी के दौरे से हड़बड़ाई तो है कांग्रेस।
और जहां तक वो ये कहते हैं कि हमारे पास मुद्दे नहीं है, या वो एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, पिछले 3.25 साल से कर रहे हैं कि 2 उपचुनाव हमने जीते हैं, नगरीय निकाय हमने जीता है। ठीक है, चुनाव आपने जीते हैं क्योंकि सरकार आपकी थी। कमोबेश ये मतदाता चाहते हैं कि नगरीय निकाय में भी जो प्रदेश की सरकार है उसी की सरकार बैठे तो विकास के काम होंगे। लेकिन विकास के काम कहीं हो रहे हैं क्या? कहीं एक भी विकास का काम नहीं कर पा रहे। मैंने आपको कई सारे उदाहरण दिए कि आज अगर रायपुर नगर निगम की बात करूं तो सिर्फ स्मार्ट सिटी से जो पैसा आ रहा वही काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 लाख मकानों का पैसा केंद्र सरकार से आया, आपने पैसा रिटर्न कर दिया क्योंकि 40% अंशदान आप देने की स्थिति में नहीं थे। तो आप गरीबों की छत भी छीन रहे, जो मोदी जी का एक बड़ा सपना है कि 2022 तक पूरा हर व्यक्ति के पास स्वयं का मकान रहे, लेकिन उस सपने को साकार नहीं होने देने के पीछे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है अंशदान 40% देने का। तो लगातार हर मोर्चे पे, मैं तो ये कहूंगा किसी एक मोर्चे पे सरकार सफल हुई हो। 36 वादों में 6 वादे नहीं गिना पाएंगे। ठीक है, चलिए आप जिन वादों का जिक्र कर रहे हैं, जिनका जिक्र आपने पहले भी किया है, लेकिन क्या एक सवाल है, क्या प्रभारी के आने के बाद में उन मुद्दों को तरीके से, ढंग से सदन के भीतर या बाहर रखा जा सक रहा है? क्या इस बात के ऊपर कम से कम प्रभारी संतोष में हैं? क्योंकि जिस दौरे पर हम चर्चा करें उस पर भी मैं आऊंगा, और इसके असर की बात जैसे आपने की कि इस दौरे का असर है कांग्रेस में बौखलाहट, उसके बारे में पूछूंगा। तो बजट सत्र आने को है, बजट सत्र से ठीक पहले दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रभारी के दौरे को उस बजट सत्र की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सुंदरानी साहब ने गिनाया कि क्या मुद्दे हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, एक बात उन्होंने और की कि जब जब प्रभारी आती हैं तब तब कांग्रेस पार्टी में थोड़ा सा भय का माहौल बन जाता है, घबराहट साफ दिखती। पुनीत जी, जो इनकी प्रभारी है पुरंदेश्वरी जी, वो हास्य का विषय हो गई है छत्तीसगढ़ में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दौरों में इन्होंने एक थूक संस्कृति का जो आगमन छत्तीसगढ़ में किया था कि थूकने से पूरी कांग्रेस पार्टी बह जाएगी, और इस तरह का जो बयानबाजी है वो बहुत ही इमेच्योर बयान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि समीक्षा के दौरान ये पता चला है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या कमियां की और क्या क्या भ्रष्टाचार किए, ये इंटरनल मुद्दा है भाजपा का, इसको मैं उचित फोरम में रखूंगी। वो उनको भी ये पूरा आभास हो गया है पुनीत जी कि 15 साल में किस तरह से छत्तीसगढ़ को लूटने का, ठगने का, माफियाओं को बढ़ाने का, वो रेत माफिया की बात हो, कोयला माफिया की बात हो, जुआ सट्टे बाजों की बात हो, गांजा बेचने वाले की बात हो, भांग बेचने वाले की बात हो, ऐसा जो छत्तीसगढ़ बन गया था, इसकी कल्पना आप और मैं नहीं कर सकते। किसान कहाँ था आपको बताने की जरूरत नहीं है, किस तरह से जो अकाल और दुकाल पड़ते थे, किसान के अपने आप को कैसा ठगा महसूस करता था। आज ये आवाज की बात कर रहे हैं। केवल एक बात बता दें पुनीत जी, जो सुंदरानी जी, कि जो हमारे कोयले की जो रॉयल्टी है और जो जीएसटी का जो अतिशेष पैसा है, लगभग 26,000 करोड़ रुपए होता है, उसको तक केंद्र की सरकार ने सौतेला व्यवहार करके छत्तीसगढ़ में रुकने का काम किया है। अरे आप हमारा पैसा अगर आप हमको नहीं दोगे तो हम केंद्र की योजना, जिसको मोदी जी अपनी योजना बताते हैं, वो प्रधानमंत्री आवास चिल्ला के बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज के आपके व्यूअरशिप में मैं बोलना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के जितने भी व्यूअर है, जितने भी किसान है जिसको देख रहे हैं, कि आखिर में जब हमको अनुदान देना है, छत्तीसगढ़ को 40% अनुदान देना है, तो क्यों अपना गला चीख के बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास। आप उनका नाम हटा दीजिए ना, इसके बाद फिर हम अपने संसाधनों से उसको देखेंगे। एक तो छत्तीसगढ़, सुंदरानी जी आप उत्तर दे सकते हैं इस बात का। आदरणीय पुनीत जी, ये जीएसटी के पैसे का रोना रोते हैं। जीएसटी का पैसा बरोबर टाइम पे इनके पास आता है, कोयले की रॉयल्टी का पैसा आता है, वो एक सिस्टम के तहत इनके पास आता है, और ये बात करते हैं, ये सिर्फ डिबेट में बात करते हैं। आप तथ्यात्मक बात करिए, आप तथ्यों को रखिए। कितना आज इनके मोदी जी बोलते हैं कि चुनाव 10 मार्च के बाद मैं देश में ठीक है जायसवाल जी, आपने सवाल पूछे, उसके उत्तर वो दे रहे हैं। कहें सुंदरानी साहब, वो अपनाने वाले ये बात तो बोल दीजिए, खुले में बोल दीजिए
मुक्त कर। देखिए आदरणीय पुनीत जी, जहां तक जीएसटी के पैसे की बात करते हैं, जीएसटी का पैसा बरोबर समय पे आता है, क्योंकि जीएसटी का पैसा पड़ता है, जीएसटी का पैसा जमा होता है, जमा होने के बाद वो अंशदान भी आता है, जो इन्होंने क्षतिपूर्ति की बात की थी वो पैसा भी आता है। ये कहीं पे भी रुकता नहीं है। कोयले की रॉयल्टी का पैसा भी इनके पास बराबर आता है। ऐसा लग रहा है कि वो बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे जायसवाल जी, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हैं लकीर पीटने का काम कर और जवाब भी नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने तय कर रखा है कि अगले को ठीक कोई है, आप बात अपनी करने बात देना कहें, नहीं, आपको वो भी सिर्फ दर्शक अपनी सुन रहे हैं। बात करते हैं। एक जिम्मेदार विधायक है, उनको मैं तो उनके बीच में नहीं बोला। जीएसटी के पैसे की जहां तक बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जीएसटी का पैसा कलेक्शन के एक महीने बाद बरोबर आता है। जी, जायसवाल जी वो कह रहे हैं हर चीज का पैसा आता है, लेकिन अपने दोष मढ़ते हैं केंद्र के ऊपर। जायसवाल जी बहुत जल्दी से उत्तर दीजिए। 9 सांसद सिर्फ केंद्र को बदनाम करने का इन्होंने षड्यंत्र कर रचा हुआ है। हमारे कोयले का जो रॉयल्टी है, जीएसटी का शेष है, उस पैसे को दे दे जिससे गरीबों को आवाज मिल जाए। क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं? अरे भूपेश बघेल जी से कुछ तो सीखे। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, अरे आप उत्तर प्रदेश में 40% तो नहीं पटा पा रहे, आप 40% का अंशदान नहीं पटा पा रहे। केंद्र से पैसा आता है वो वापस चले जाता है। आप शराब की अवैध शराब बेचने में लगे हुए हैं। आपके विधायक लोग यहाँ पे भूपेश बघेल जी की सरकार में जिस प्रकार से अवैध शराब का काम चल रहा है, हर भट्टी में आपने आहता खोल के कमाई के साधन निकाल दिए। अवैध कमाई का कारोबार चल रहा है, नशे का कारोबार चल रहा है। चलिए ठीक है, मुद्दे वही है जो प्रदेश की जनता अगर उठाना चाहती है, और उसको अगर वास्तव में विपक्ष उठा रहा है और सदन के भीतर और सदन के बाहर अगर मजबूती के साथ इनको उठाता जैसा प्रभारी चाहती हैं, तो क्या सरकार का इस पर जवाब है? और जो सरकार के तर्क हैं उनसे अगर जनता सहमत है तो वो भी दोनों पक्षों को ध्यान से गौर से सुनकर निर्णय लेती है, और वक्त आने का अपना निर्णय जनता सीधे तौर के ऊपर पार्टियों तक पहुंचा भी देती है। देखते हैं सदन के भीतर ये तैयारी और सड़क के ऊपर ये तैयारी क्या रंग लाती। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।